पप्पू सहनी की मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मारी थी। पप्पू सहनी को गोली मारी गई थी। SKMCH में इलाज के दौरान कुख्यात पप्पू सहनी की मौत हो गई है। गिरफ्तारी के लिए बेला थाना के ASI विकास सिंह गए थे और पप्पू सहनी ने उन्हें गोली मार दी थी। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई। पुलिस ने भी गोली चलाई और पप्पू के पैर में गोली मारी गई थी। इलाज के दौरान कुख्यात बदमाश पप्पू सहनी की मौत हो गई है। तो लगातार ये हाफ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। लेकिन अगर अपराधी की तरफ से किसी भी तरीके से गोलीबारी होती है तो उसका जवाब पुलिस भी उसी अंदाज में दे रही है, सख्ती से दे रही है। पैर गोली जो है वो पैर में मारी गई और उसके बाद सब इस अपराधी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पप्पू सहनी की मौत की खबर है। मुजफ्फरपुर में एक दिन में फायरिंग की 4 वारदात हुई है। सबसे पहले अपराधी को पकड़ने गए पुलिसकर्मी को अपराधी ने गोली मार दी, जिससे बेला थाना के SI विकास कुमार घायल हो गए। इसके बाद दहियापुर थाना के बकरी के पास एक युवक ने महिला को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। फिर 0 माइल में अपराधियों ने एक शख्स को गोली मार दी। साथ ही सरैया थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में भी किसान को गोली मारी गई है। इन चारों तस्वीरों ने न सिर्फ पुलिस के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ये सवाल भी उठा दिया है कि क्या मुजफ्फरपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। फुलवारीशरीफ में कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। पुलिस की टीम ने छत पर जाकर रिक्रिएशन किया। डमी बॉडी को छत से फेंककर मौत की सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा की मौत से पर्दा कब उठेगा, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। ये तस्वीर है फुलवारीशरीफ के कोचिंग सेंटर की छत की, जहां से 12वीं की छात्रा की गिरकर मौत हुई थी। पुलिस अब तक छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। कोचिंग सेंटर की छत पर पुलिस की हलचल तेज है। पुलिस की टीम प्रोफेशनल तरीके से इस मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस एक डमी बॉडी को छत की बाउंड्री से फेंक रही है, ठीक उसी तरह जिस तरह छात्रा की छत से गिरकर मौत हुई थी। पुलिस डमी बॉडी के साथ सीन को रिक्रिएट कर रही है। ये रिक्रिएशन FSL की टीम और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हो रही है। पुलिस डमी बॉडी को छत से गिराकर छात्रा की मौत की वजहों का पता लगाने में जुटी है। रिक्रिएशन से पुलिस आत्महत्या या हत्या के अंतर को पता लगाने की कोशिश कर रही है। मौके पर FSL की टीम, एम्स के डॉक्टरों की टीम और अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। सभी मिलकर छात्रा की मौत की हकीकत को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट ये लोग फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लोग ये पुतला गिरा करके देखते हैं कि डिफरेंट एंगल से कि कहाँ कहाँ चोटें आती है उससे गिराने से बस से। सर ये कितना कारगर है सर, ये बताएं। देखिए, एक्चुअल ह्यूमन को पुतला कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट ये बताता है। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये बच्ची स्वतः गिरी थी, इन्होंने आत्महत्या की तरफ प्रयास था उनका, या फिर इनको किसी ने धक्का मारा था। और एक चीज जो बचती है हमारी अनुसंधान में, नार्को या पोलोग्राफी वाला, वो भी प्रयास करेंगे। रिक्रिएशन के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा था या आत्महत्या या फिर किसी और की साजिश का हिस्सा। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने पहले ही कोचिंग सेंटर की छत पर जाकर पूरे मामले की पड़ताल की थी। न्यूज 18 ने यह भी बताया था कि छत की बाउंड्री इतनी ऊंची है कि छात्रा की गिरकर मौत नहीं हो सकती। या तो छात्रा छत से कूद गई या फिर छात्रा को छत से फेंका गया होगा। यहाँ पर जो है जगह है वो काफी ऊंचा है। यहाँ से या तो छात्रा खुद से यहाँ अगर चढ़ जाए और जंप करे तब संभव हो सकता है, और दूसरी कोई फेंके तभी संभव हो सकता है। अब पुलिस भी ठीक इसी एंगल से सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि छात्रा के परिजनों का साफ कहना है कि यह हत्या का मामला है। हत्या से पहले उसके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। फिलहाल छात्रा की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। छात्रा की मौत से पर्दा कब उठेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में संवेदना के घर से CBI की टीम निकली। लगभग 3 घंटे तक माता पिता और भाई से पूछताछ हुई। दोपहर में CBI की टीम कल पहुंची थी। संवेदना के पिता ने बताया कि उनके बेटे का मोबाइल किसी दुकान में बनने के लिए दिया हुआ था। वहां से लौटने के बाद शाम 5:30 से
रात के लगभग 9:45 तक उनके पास जो जानकारी थी उसके संदर्भ में सीबीआई ने पूछताछ की। जाते समय उनके बेटे का मोबाइल सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई। जी चली गई। कितने लोग थे? 5 या 6 आदमी थे। तो क्या क्या इसमें आज क्या हुआ? अब तो सीबीआई आए, कुछ पेपर वगैरह पर सिग्नेचर करवाए, सो मोबाइल वगैरह ले गए। मोबाइल ले गए? कहाँ से मिला मोबाइल? मोबाइल रखा हुआ था मखदूमपुर में बनाने के लिए दिया गया था, वहाँ से मोबाइल लेके गए, चले गए। ठीक है। ले गए। अच्छा, कितने बार आई? कौन सी टीम थी? कब आई? सीबीआई वाले टीम थे। कब आई थी? आए थे करीब 2:30-3 बजे। दूसरी बात है, दूसरी बात, बिल्कुल दूसरी बात। कितना घंटा रही यहाँ पे? कितना घंटा पूछताछ? 4-5 घंटा रहे हुए। 4-5 घंटा। क्या क्या पूछताछ में क्या? पूछताछ कुछ नहीं हुई। वो अपना उनका जो उनका कार्यशैली जो है, कागजी कार्यशैली का वो अपना संपन्न किए और उसी के तहत अपना ले गए, सब सील बंद करके लिफाफा वगैरह में। नीट छात्रा मामले के बाद पटना पुलिस ने राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नई नियमावली के तहत अब राज्य के हर कोचिंग संस्थान के लिए अनिवार्य पंजीकरण और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक कर दिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को पुख्ता करना और छात्रों को एक सुरक्षित, स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। कोचिंग के संबंध में कल मेरे और डीएम सर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के साथ। उनको स्पष्ट गाइडलाइंस बताए गए हैं, इसके लिए नियमावली भी बनी हुई है। इसमें जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन कराना है और इसकी प्रक्रिया भी चालू है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करा दिया जा सके। इसमें उनको अप्लाई करना है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला है कि उनको जो सीसीटीवी कैमरा है वो क्लासेस में, कॉरिडोर्स में और बाहर की तरफ लगाना है। 30 दिन का बैकअप होना चाहिए, कंपल्सरीली रखना है। अब बात भागलपुर की, जहां रहमत बाग में मोहम्मद नासिर अपने घर में मौत का धंधा चला रहा था। पुलिस ने जब नासिर के घर में घुसी तो वहां मौत का सामान देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में असलहा, अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए। बड़ा सवाल है कि क्या नासिर एक छोटा मोहरा है? मोहम्मद नासिर का कोई आका भी है? रहमत बाग में दहशत का प्लान, नासिर के घर में मौत की फैक्ट्री, हथियारों के धंधे का आका कौन? घर में मौत का साजो सामान सजा है। पुलिस भी हथियार बनाने के इस पूरे सेटअप को देखकर हैरान है। इलाका है भागलपुर का रहमत बाग, जहां हथियारों का सौदागर मोहम्मद नासिर मौत का धंधा चला रहा था। मोहम्मद नासिर ने अपने घर में मिनीगन फैक्ट्री बना रखी थी। रहमत बाग में जब बंगाल एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। पुलिस भी जब नासिर के घर में घुसी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने घर में हथियारों की सप्लाई का एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है। एसटीएफ ने नासिर के घर से बड़ी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। फिर पुलिस ने हथियारों के इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक एक तस्कर को दबोचना शुरू किया। रहमत बाग में मोहम्मद नासिर के घर में मौत का सामान बनाया जाता था और यही मकान है जहां पर बंगाल एसटीएफ और बिहार की एसटीएफ टीम के साथ स्थानीय थाना की कई पुलिस जो है यहां पर पहुंची हुई है और इसी घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री चलाया जा रहा था। मौत का सौदागर मोहम्मद नासिर कोई छोटा मोटा हथियार तस्कर नहीं है। हथियारों की सप्लाई का उसका चेन कई राज्यों में फैला है। नासिर रहमत बाग में अपने घर में हथियार बनाता था और बंगाल समेत दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। रहमत बाग में मिनीगन फैक्ट्री के खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मोहम्मद नासिर एक छोटा मोहरा है? क्या मोहम्मद नासिर का भी कोई आका है? रहमत बाग में मौत के धंधे के जरिए कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही थी? मोहम्मद नासिर किसकी शह पर हथियार बना रहा था? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। सवाल है कि क्या शराबबंदी की समीक्षा जरूरी है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समीक्षा करते रहे हैं तो शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए।
बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दिल के बेहद करीब भी। मंगलवार को विधानसभा में सीएम नीतीश की मौजूदगी में एनडीए के सहयोगी और आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर डाली। शराबबंदी कानून की भी समीक्षा जो है करनी चाहिए। मुझे लगता है वक्त आ गया है। आरएलएम के दूसरे विधायक रामेश्वर महतो भी माधव आनंद की मांग के समर्थन में उतर आए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है, जिस कारण से मुझे लगता है कि उसकी समीक्षा होनी भी चाहिए। शराबबंदी की समीक्षा को लेकर माधव आनंद की मांग ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। जहां तक शराबबंदी की बात है, पूरे राज्य में शराब तो खुला बिक रहा है। ये सवाल एक बार फिर उठने लगा कि क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। वैसे माधव आनंद की मांग के बहाने विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना और शराबबंदी को फेल बताना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पे लगातार बिहार में शराबबंदी के नाम पर मजाक है। जबकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि बेहतरी के लिए समय समय पर योजनाओं की समीक्षा होती रही है। जरूरत पड़ी तो आगे भी शराबबंदी की समीक्षा हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और आगे भी लागू ही रहेगी। शराबबंदी कानून पूरे सदन की सहमति से, सभी दलों की सहमति से बना था, लागू है और लागू रहेगा। नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी को लागू किया था। शराबबंदी को लेकर सरकार हर जतन किए हुए है, लेकिन ये भी सच है कि बिहार में अवैध शराब का धंधा जारी है और समय समय पर शराब की खेप पकड़ी भी जा रही है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता समीक्षा की मांग उठाते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में कठपुतली सरकार चल रही है। तानाशाह और भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी के बयान ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मौका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का था, लेकिन निशाने पर थे सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा, बिहार में कठपुतली सरकार चल रही है, तानाशाह और भ्रष्ट अफसरों का भ्रष्टाचार चरम पर है। मुख्यमंत्री हो जा रहा है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री हो जा रहा है। जहां बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों की नहीं सुविधा दी है, वहां चंद भ्रष्टाचार का अधिकारी बिहार। तेजस्वी के बयान ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। बिहार के लोगों के बीच में तेजस्वी यादव जी की छवि एक अपरिपक्व नेता की है, एक नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल नेता है। बिहार सरकार पर तेजस्वी के हमले का जवाब तुरंत जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने दिया। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कोई गड़बड़ करने वाला एक भी नहीं बच सकता है। ये लालू यादव जी का शासन नहीं है। जबकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते दिखे। ये नीतीश सरकार का फेलुअर है और जिस प्रकार से तेजस्वी जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सहित महागठबंधन की बड़ी हार हुई। तब से तेजस्वी यादव चुप हैं। यहां तक कि कुछ दिनों तक बिहार से बाहर भी रहे। हालांकि तेजस्वी ने पहले ही कह दिया था कि सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद ही वो बोलेंगे। अब जबकि 100 दिन पूरे होने में 4 दिन बाकी हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधकर ये जता दिया कि आने वाले दिनों में उनके तेवर कैसे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में मंगलवार का दिन बड़ा रहा, जब पहली बार इसरो के डायरेक्टर परिषद के सभागार पहुंचे। इसरो के डायरेक्टर नीलेश एस देसाई ने बिहार को तकनीकी मदद के साथ ही प्रदेश में बाढ़ की समस्या से निपटने को लेकर भी कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद इसरो के निदेशक ने कहा कि बिहार की मदद के लिए छात्रों के लिए भी कुछ जिलों में साइंस लैबोरेटरीज खोलने की योजना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बिहार में बाढ़, सूखा, वज्रपात और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी और रियल टाइम निगरानी के लिए बिहार को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके तहत रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर आपदा प्रभाव को कम किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा। बिहार विधान परिषद के सभागार में पहुंचे इसरो के डायरेक्टर नीलेश एस देसाई ने आने वाले दिनों में बिहार के साथ काम करने की बातें कही। बिहार के 2 रडार सिस्टम इसरो लगाएगा। भागलपुर और पश्चिम चंपारण में 2 रडार सिस्टम लगाया जाएगा। इससे मौसम की जानकारी ज्यादा सटीक मिल सकेगी। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 1 घंटे पहले जानकारी भी हासिल हो पाएगी। इससे सालाना सैकड़ों लोगों की होने वाली मौत से भी बचाया जा सकेगा। जबकि छात्रों के लिए 6 जिलों में इसरो विज्ञान प्रयोगशाला खोलेगा। बिहार के कई शहर से जाम की समस्या से जूझते रहते हैं, तो शहरी विकास के लिए कोई इस तरह का आप लोग का प्लान है कि नहीं कि ट्रैफिक सिस्टम? आपने सही फरमाया कि जैसा कि बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में कई समस्याएं रहती है, तो उसी प्रकार की अभी पटना काफी डेवलप हो रहा है, तो अन्य शहर में भी समस्याएं उपस्थित है या उपस्थित होने जा रही है। देश नारायण सिंह जी के आमंत्रण मानते थे और हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिलके हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने के लिए। बिहार को प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद के साथ ही इसरो बिहार के स्कूली बच्चों के लिए साइंस लैब का भी निर्माण करने जा रहा है। इसरो भविष्य की योजनाओं के साथ बिहार में कई विभागों के साथ मिलकर काम करेगा, जो बेहद मददगार साबित होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की समस्या को सदन में उठाया। मैथिली ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि अलीनगर के किसान भाइयों बहनों के सम्मान और उनकी मेहनत की सही कीमत दिलाने के लिए हर प्रखंड में कृषि हाट की स्थापना हो। अध्यक्ष जी, दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा के क्रमशः तीनों प्रखंड घनश्यामपुर, तारडीह एवं अलीनगर में कृषि रोड मैप के तहत किसानों को बेहतर भंडारण, विपणन और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषि हाट बाजार की स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं। बिहार में 33 लाख राशन कार्ड धारियों का नाम कटेगा। इस दिशा में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि 51 लाख ऐसे राशन कार्ड धारियों की पहचान विभाग की तरफ से की गई थी, जो गरीब रेखा से ऊपर होने के बाद भी राशन कार्ड बनवा रखे हैं। अब ऐसे लोगों के नाम राशन कार्ड से कटेगा। अब तक 5 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। राशन कार्ड है, बड़े पैमाने पे जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो भी बनवा लिए थे। 57 लाख के करीब ऐसे लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें से अभी 5 लाख ही डिलीट किए गए हैं। 37 लाख से अधिक राशन कार्ड जो है वो भी डिलीट होने हैं। क्या कहेंगे? तो देखिए 51 लाख चिन्हित हुआ है 57 लाख में, और 5 लाख डिलीट हुआ है। शेष पर प्रक्रिया चल रही है, उसमें नोटिस देना होता है, फिर बुला के पूरी जानकारी लेनी होती है। तो ये सतत प्रक्रिया है, ये चल रहा है। जल्द ही जो योग्य व्यक्ति नहीं है उनका राशन कार्ड से नाम हटेगा, डिलीट होगा। और जो नए लोग हैं, जो अहर्ता रखते हैं, जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए सतत प्रक्रिया भी चल रहा है कि आवेदन लिया जा रहा है, जांच हो रही है, राशन कार्ड बड़े पैमाने पर बन रहा है। पटना शहर में कई जगहों पर मेनहोल खुले हुए हैं। आए दिन कई घटनाएं हो रही है। सरकार और नगर विकास विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बयान दिया। डिप्टी सीएम ने बताया कि इसको लेकर बैठक हुई है, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। निश्चित तौर पर नगर विकास विभाग के अंदर, वुडको के अंदर कल हमने बैठक की है, और जिससे संबंधित ये है वो बरसात मौसम मानसून आने के पहले ये सारी व्यवस्था ठीक करे, सुरक्षित बनाए, हमने निर्देश दिया है। और ऐसे भी आज देखिए कि कई ऐसे, कल भी हमने कहा था सदन के अंदर भी कि जो नियम पहले से है उसका इम्प्लीमेंट
जमीन पर किया जाए, सरकार के निर्देश का पालन हो।